हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे जर्मनी का एकीकरण। यानी कि जर्मन जो आज एक देश के रूप में है, 1871 ईस्वी से पहले यह एक देश के रूप में नहीं था। आज हम उसके इसी एकीकरण के या एक संघ साम्राज्य बनने की प्रक्रिया और उसके इतिहास की जानकारी यहां पर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। एकीकरण से पहले जो जर्मनी है, ये होली रोमन अंपायर का हिस्सा था फ्रांसीसी क्रांति के समय। यानी यहाँ पे 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य थे, जिनकी अपनी सेना, अपने कानून, अपनी मुद्रा। यानी कि पूरा ये जो जर्मन जो क्षेत्र है, ये खंड खंड था, ये बिखरा हुआ था। और भौगोलिक दृष्टि से इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं: ऊपरी उत्तरी भाग, मध्य ये राइन नदी का भाग, और इधर दक्षिण का हिस्सा जो है। हम इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। और इनमें जो है 300 से ज्यादा, 360 के आसपास के इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर छोटे बड़े राज्य थे। अब ये जो राज्य थे, अब ये एक नहीं हो पा रहे थे। ये है तो सभी जर्मन भाषी लोग, लेकिन ये एक नहीं हो पा रहे थे। इनके रास्ते में कई बाधाएं थी। बाधाएं इनकी खुद की अपनी थी कि इनमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानताएं थी। छोटे छोटे राज्य जो है आपस में बंटे हुए थे। और ये जो जर्मन होली रोमन अंपायर था, इसका जो अध्यक्ष था वो ऑस्ट्रिया था। और जर्मन की जो समस्याएं हैं उसमें ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहता था। अब जो जर्मनी के जो राज्य हैं, अधिकतर जो राज्य हैं, उनकी सैनिक शक्ति से वो कमजोर थे। इसलिए वो ऑस्ट्रिया के ऊपर निर्भर रहते थे। और आम लोगों के बीच में अभी राष्ट्रवाद नहीं था, अभी राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी, सामान्य जागृति नहीं थी सामान्य में। यानी कि अभी राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं है, इसलिए भी ये जो है एकता में बाधा है। अब जो विदेशी शक्तियां हैं, वो भी जर्मनी में रुचि लेती थी। जैसे दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य हैं, रोमन कैथोलिक जो है राज्य हैं, उनमें रोमन कैथोलिक चर्च रुचि लेती है। इंग्लैंड जो है हनोवर में रुचि लेता था, क्योंकि हनोवर का इलेक्टर जो है 1714 के अंदर इंग्लैंड का शासक बना था। तो वो अपने जो राज्य था उसमें रुचि लेता था। तो वहां की राजनीति जो है इंग्लैंड की हैनोवर में रुचि लेती थी। और ऑस्ट्रिया की एक नीति थी कि जर्मन का जो इलाका है, उसके जो राज्य है, उनमें एकता स्थापित ना हो। क्यों? अगर उनमें एकता स्थापित होगी तो जो राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया का जो राजवंश है, हैप्सबर्ग, उसकी प्रधानता खत्म हो जाएगी। ये जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व थे। अब इन बाधाओं को दूर किया गया कैसे? कि एक तो वहां पे सांस्कृतिक एकता थी जर्मनी के इलाके। दूसरा, हम आगे इसको विस्तार से करेंगे कि 1815 के बाद जो है इस इलाके में आर्थिक एकता उभरती है। और साथ ही साथ जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन इलाकों में राष्ट्रवाद की भावना उभरती है। सामान्य जन जो है वो जागृत होता है और आर्थिक विकास भी होता है। और इसका नेतृत्व करता है प्रशा। और प्रशा जो है उसकी सैनिक शक्ति जो है मजबूत होती है। तो क्या हो रहा है? जो जर्मनी का एकीकरण है, वो आर्थिक विकास, राष्ट्रवाद के उदय और प्रशा के एक सैनिक शक्ति बनने के रूप में शुरू होता है। शुरुआत इसकी होती है फ्रांसीसी क्रांति से। अब फ्रांसीसी क्रांति जो है वो निरंकुशता के विरोध में उभरती है। निरंकुशता का विरोध का मतलब सामंत चर्च, और राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ जो की जो निरंकुशता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन आता है। फ्रांसीसी क्रांति आती है। और जब सामंतों का विरोध हो रहा है, निरंकुशता का विरोध हो रहा है, राजतंत्र का विरोध हो रहा है, तो बात आती है संवैधानिक शासन की। बात आती है तो पूरे यूरोप के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के बाद और उसके दौरान एक संवैधानिक शासन की मांग जो है, या एक आशा जो है, वो यूरोप के लोगों में उभरती है। और इसी आशा के साथ, यानी उदारवाद, लोकतंत्र और निरंकुशता के विरोध में राष्ट्रवाद का विकास होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो जन चेतना की बात है, जो जिसका अभाव था इससे पहले, वो आम लोगों के मन में राष्ट्रवाद की बात आती है। और जर्मनी के अंदर जो है
ये जो राष्ट्रवाद है, ये एकीकरण की भावना के साथ उत्पन्न होता है। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही जो यूरोप है वो नेपोलियन के युद्धों में उलझता है। अब नेपोलियन जो है जर्मनी के इन इलाकों पर अधिकार करके उसको होली रोमन अंपायर को खत्म करके जर्मन ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता को खत्म करके एक राइन संघ बनाता है, जिसके अंदर वो 39 जर्मन राज्यों को शामिल करता है और छोटे छोटे राज्यों को जो है वो खत्म कर देता है। तो पहली बार जो जर्मन के इलाकों के अंदर जो एक राष्ट्रीय एकता या एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है वो नेपोलियन ये काम करता है। अब नेपोलियन को जर्मन की एकता या जर्मन के राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। इटली के साथ भी ऐसा ही है। इटली के की एकता का और इटली के अंदर राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को ही बोला जाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों में ये चीज आती है। अब नेपोलियन के युद्धों के बाद जो आगे आता है, नेपोलियन को हराने के बाद अब आता है 1815 से 1850 का युद्ध। इसमें तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो है वियना सम्मेलन, एक है मैटरनिक व्यवस्था और तीसरा है जोल वेरिन। हम तीनों को इसके अंदर देखेंगे। अब पहले तो है वियना सम्मेलन। नेपोलियन को हराने के बाद जो नेपोलियन के युद्धों से जो अ, पूरे यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, उसको ठीक करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। मेटरनिक जो चांसलर है ऑस्ट्रिया का, वो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। और वियना सम्मेलन के अंदर जो है एक निर्णय लिया जाता है शक्तियों के संतुलन के लिए कि फ्रांस के पड़ोस में एक शक्तिशाली रियासत बनाई जाए। इसके लिए जो है प्रशा को शक्तिशाली बनाया जाता है। प्रशा के इस इलाके के अंदर जो है ये वाला ग्रीन इलाका जो है, अब जो मानचित्र में दिखा रहा हूं, ये राइनलैंड का इलाका जो है प्रशा के साथ जोड़ दिया जाता है। बीच में दूसरे और राज्य भी है। अब इसके साथ ही क्या है, एक प्रतिक्रियावादी युग शुरू होता है। प्रतिक्रियावादी का मतलब है फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के अंदर जो नए विचार पैदा किए थे, उदारवादी विचार, लोकतंत्र के समर्थक, निरंकुशता का विरोध, अब ये उसको अनडू करना चाहते थे। ये राजतंत्र द्वारा से स्थापित करना चाहते थे। तो ये प्रतिक्रियावादी युग है। अब ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक फिर से जर्मन संघ बनाया जाता है इस इलाके में। और जर्मन संघ जो है एक शक्तिहीन संघ है। ये ज्यादा मजबूत संघ नहीं है, क्योंकि जो ये संघ है इसको चलाने वाली डाइट, और डाइट के अंदर जो है हर राज्य के प्रतिनिधि जाते थे। अब इसकी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक समझौता करवाने वाली संस्था है डाइट। जो डाइट जो है जर्मन भाषा के अंदर संसद के लिए शब्द यूज है, ये प्रतिनिधि सभा के लिए यूज। अब दूसरी तरफ जो है इस संघ के अंदर ऑस्ट्रिया और प्रशा के अंदर जो है पारस्परिक ईर्ष्या है। अब ऑस्ट्रिया भी मजबूत है और प्रशा भी मजबूत है, और दोनों जो है जर्मन संघ का नेतृत्व लेना चाहते हैं। अब दोनों की पारस्परिक ईर्ष्या की वजह से यहाँ पे कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो वियना सम्मेलन जो है वो इस इलाके को, पहले जो होली रोमन एम्पायर है, फिर नेपोलियन उसको राइन संघ बनाता है, अब जो है एक जर्मन संघ जो है बनाता है वियना सम्मेलन। अब इसके साथ ही जो है मैटरनिक व्यवस्था उभरती है। अब जो मैटरनिक व्यवस्था है ये प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है, जैसे हमने पहले बताया। ये जो नए विचार है उनको दबाने की कोशिश करती है। अब जर्मनी के अंदर जो नए विचार हैं, जो जर्मनी के क्षेत्र की जो विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर विद्यार्थी जो हैं एक संस्था बनाते हैं, अपने संगठन बनाते हैं बर्शेनशेफ्ट के नाम से। और ये जो है उदारवादी विचारों की बात कर रहे हैं, निरंकुशता के विरोध की बात कर रहे हैं, और मोटे मोटे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अब मैटरनिक इसको पसंद नहीं करता है। अब ये जो विद्यार्थियों के संगठन है, ये मार्टिन लूथर के जो धर्म सुधार आंदोलन के 300 साल पूरे होने को मना रहा है। ये जो है लिप्जी के अंदर जो राष्ट्रीय संघर्ष था उसकी चौथा वर्ष मना रहा है। अब इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में पेश कर रहा है। मैटरनिक को यह पसंद नहीं है। मैटरनिक जो है 1819 के अंदर कार्ल्सबाद जो है एक जगह का नाम है, वहां पर घोषणा करता है। वो इन सभी संगठनों और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देता है। अब इस जब ये मैटरनिक ये घोषणा कर रहा है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, तो इसकी घोषणा में जो जर्मन संघ के जो छोटे राज्य हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब जो तीसरी चीज है यहाँ पर,
जो इस दौरान घटती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है जालवरीन की स्थापना। जालवरीन मतलब चुंगी कर, कस्टम यूनियन। अब इस इलाके में, जो जर्मन का इलाका है, वहां पर 1800 से अधिक सीमा शुल्क थे। अब जब जितना ज्यादा सीमा शुल्क होगा, जितना ज्यादा कस्टम ड्यूटी होगी, उतना ही व्यापार धीमा और महंगा होगा। अब दूसरी घटना क्या हो रही है कि 1815 में वियना सम्मेलन के बाद जो है, राइनलैंड का जो इलाका है ये प्रशा को दिया जाता है, प्रशा को मजबूत बनाने के लिए, ताकि फ्रांस के पड़ोस में एक मजबूत रियासत हो। अब यहां पे क्या है, राइनलैंड के अंदर लोहा और कोयला प्राप्त हुआ। अब लोहा और कोयला जो है ये औद्योगिक क्रांति के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है, जो उद्योग है वो तो लगे हैं बर्लिन के अंदर, पुराने प्रशा के अंदर। कोयला और लोहा यहां से प्राप्त हो रहा है। इस कोयले और लोहे को यहां लेकर जाना है, इस क्षेत्र में लेकर जाना है। इसलिए जो बीच के छोटे क्षेत्र है, जो उनके साथ जो है प्रशा एक समझौता करता है, जिसको हम कहते हैं जालवरीन जो है समझौता करता है। और साथ में जो है 1818 के अंदर जो है प्रशा अपने क्षेत्र में सारे जो टैक्स है उनको बंद कर रहा है। अब ये जालवरीन संघ जो है 1819 के अंदर जो है ये अस्तित्व में आता है। अभी ये छोटा सा प्रशा के बीच के राज्यों के बीच साथ है। अब लेकिन ये बड़ी कामयाब रहता है। प्रशा है वो 1834 के अंदर जो उसके और जो 18 और जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी इसके अंदर शामिल होने के लिए बोलता है, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो जो जॉलवरिन है इसका जो रूप है और बड़ा हो जाता है। 1850 के दशक में तो ये और बड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रिया को छोड़कर और तीन और राज्यों को छोड़कर सारे जर्मन के जो राज्य हैं इसमें शामिल हो जाते हैं। स्लेस्विग और होल्स्टीन अभी इसमें शामिल नहीं है। ये मानचित्र के अंदर आप इसको देखें, ये जहां पे नाम लिखा है उसके नीचे डेट लिखी है कि किस सन में जो है ये जालवरीन में शामिल हुई। अब जब टैक्स खत्म हो गया तो इसका क्या परिणाम हुआ, व्यापार आसान हो गया। अब व्यापार आसान होने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ रहना जो है वो क्या बन रहा है, फायदे का सौदा बन रहा है। इससे क्या हो गया, जो प्रशा की अर्थव्यवस्था है वो तेजी से विकास करती है। अब जब तेजी से विकास होगा अर्थव्यवस्था का, तो उसके राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक प्रभाव पड़ेंगे, उसके प्रभाव पड़ेंगे। अब साझा मुद्रा होगी इस इलाके के अंदर, साझा मानक हो गए, नाप के तोल के चीजें इकट्ठी होगी, और आधुनिक रेल व्यवस्था आ गई। अब क्या है, ये आर्थिक एकीकरण है, आर्थिक एकीकरण। अभी राजनीतिक एकीकरण नहीं हो रहा है। जर्मन के इस इलाके में जो जालवरीन की स्थापना है ये आर्थिक एकीकरण करती है। अब आर्थिक एकीकरण जो है ये एक समान राजनीतिक ढांचे या राजनीतिक एकीकरण की जरूरत को महसूस करती है। यानी कि जो एकीकरण है उसका आर्थिक आधार जालवरीन पैदा करती है। इसमें ऑस्ट्रिया अलग थलग रह जाता है और नेता जो है इसका कौन बनता है, प्रशा बन जाता है। यानी कि जो आर्थिक एकीकरण का जो लीडर है वो प्रशा है, और प्रशा की अर्थव्यवस्था जो है इतनी तेजी से बढ़ती है कि ऑस्ट्रिया उसे पीछे रह जाता है। अब इधर आर्थिक एकीकरण चल रहा है और उधर जो है राजनीतिक गतिविधि चलती है। 1848 के अंदर जो है जो यूरोप है वो क्रांतियों का वर्ष है। 1848 लगभग यूरोप के हर देश में विद्रोह है, नागरिक विद्रोह है। इसका परिणाम क्या है, एक तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। दूसरा जो है मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो वियना में जब विद्रोह होता है तो वो ऑस्ट्रिया को छोड़कर चला जाता है, तो उसकी व्यवस्था का अंत हो जाता है। यानी कि फ्रांस में गणतंत्र, मैटरनिक व्यवस्था का अंत होना, उदारवादी आंदोलन का प्रसार होना है। उदारवादी आंदोलन का जो निरंकुशता के खिलाफ है, लोकतंत्र चाह रहे हैं, और राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है। अब इसका क्या परिणाम हो रहा है, प्रशा, बवेरिया, सैक्सनी, बादेन, ये जो जर्मन के जो इलाके हैं उनमें जो राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के समर्थक थे उन्होंने जो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे उनके विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू कर दिया। अब ये जो नागरिक विद्रोह थे इनको सफलता मिल रही है। कई राज्यों के अंदर जो है वैधानिक शासन स्थापित हो जाता है, संविधान बन रहे हैं, प्रतिनिधि सभाएं बन रही हैं। इसका परिणाम ये होगा। अब जो 1848 की क्रांति है
उसका प्रभाव प्रशा पर भी पड़ता है। प्रशा शासक भी जो है संविधान स्वीकार करता है और वह घोषणा करता है, आज मैंने जर्मनी की प्राचीन झंडे को स्वीकार किया है और मैं अपनी प्रजा को जर्मन साम्राज्य के प्राचीन झंडे की रक्षा के लिए समर्पित करता हूं। अब से प्रशा के हित और जर्मनी के हित एक होंगे। यानी कि वो संविधान भी स्वीकार कर रहा है और राष्ट्रवाद को भी स्वीकार कर रहा है। अब राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना जैसे क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। अब कुछ समय के बाद जो है, ये जो फेडरिक विलियम, जो उसमें जर्मन सम्राट है, वो फिर से निरंकुशता की ओर बढ़ जाता है। अब प्रशा के अंदर जो है संविधान के अनुसार द्विसदनीय डाइट बनाई जाती है। ऊपरी सदन अभिजात वर्ग का, निचला सदन आम लोगों का सीमित मताधिकार के अनुसार, और राजा के पास अधिकार है। मतलब कि जो राजा है उसके पास वीटो की शक्ति है, मंत्रियों को नियुक्ति का अधिकार है। यानी कि एक प्रकार से एक संवैधानिक राजतंत्र था जो पूरी तरह से क्या है, संसदीय नहीं था। तो अब क्या हो रहा है कि जो संविधान जो है वो बढ़ रहा है, उदारवादी बातें बढ़ रही हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं, जर्मनी के अंदर एकीकरण की भावनाएं बढ़ रही हैं। अब इसी दौरान जो है 1848 के अंदर ही फ्रैंकफर्ट, जो एक शहर है और एक राज्य भी है उसमें, वहां पर एक राष्ट्रीय संसद बुलाई जाती है। इसको फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से बुलाया जाता है। इसमें क्या है कि जर्मनी को एक संघ बनाने के उद्देश्य से जो जर्मनी के राष्ट्रवादी थे उन्होंने एक राष्ट्रीय संसद का आयोजन किया फ्रैंकफर्ट में। इसमें जर्मन के सारे प्रतिनिधि शामिल हुए और जर्मन संघ का संविधान तैयार करने लगे। मतलब ये 1 वर्ष तक ये काम करती रही। अब इसमें मुख्यतः क्या थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, श्रमिक और किसान इसमें नहीं थे। अब जब तक संविधान को अंतिम रूप दिया गया तब तक क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी फिर से प्रभावशाली हो चुके थे। अब मार्च 1849 को संविधान बना लिया गया और प्रशा के शासक को जो जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब तक तो वो अपना प्रतिक्रियावादी रुख ले चुका था। अब वो अगर इस संविधान को मानता तो उदारवादियों को बल मिलता। अब उसने उदारवादियों द्वारा बनाए गए इस संविधान को अस्वीकार कर दिया। यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वो लगभग जर्मन संघ बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन प्रशा के शासक ने जो है उसको मानने से, उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब इससे निराश होकर उग्र राष्ट्रवादियों ने युद्ध का सहारा देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जो दक्षिण पूर्वी राज्य थे उनमें विद्रोह हो गया। ये विद्रोह राइन नदी तक पहुंच गया। अब जो प्रशा की प्रशिक्षित सेना थी उसके सामने जो है विद्रोही टिक ना सके। कई राष्ट्रवादी जो है जर्मन छोड़कर अमेरिका चले गए। अब जो जर्मन के अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी और जो एकीकरण की लालसा थी वो इससे मजबूत हुई, कमजोर नहीं हुई। लेकिन अब जो एकीकरण का जो रूट है वो उदारवाद की बजाय जो है वो प्रशा के नेतृत्व में जो है राजतंत्र, राजा के नेतृत्व में जो है वो पूरा शुरू हुआ। दूसरी तरफ जो है जो औद्योगिक विकास है जिसका प्रशा नेतृत्व कर रहा था वो तेजी से हो रहा है। जो जालवरिन की स्थापना और विकास के साथ जो जर्मनी क्षेत्र के जो है, जो वहां पर व्यापार और उद्योग तेजी से फैल रहे हैं। जो रुhr क्षेत्र, राइन नदी का क्षेत्र, वहां से कोयला और लोहा मिल जा रहा है और कई जो है स्थानों पर सूती कपड़े की मिलें लग रही हैं। 1850 तक जर्मनी के प्रमुख नगरों को रेलों से जोड़ दिया गया था। इस आर्थिक विकास का नेतृत्व प्रशा कर रहा। अब जो उत्तरी जर्मन है उसका जो आर्थिक विकास 1860 से 1871 तक जो है इतना असाधारण औद्योगिक विकास हुआ कि यहां पर कोयले का जो उत्पादन है फ्रांस और बेल्जियम दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा हो गया। और 1850 से लेकर 71 तक जर्मनी के अंदर जो लोहा और इस्पात का उत्पादन जो है वो 5 गुना हो गया। 1870 में तो जर्मन जो है अब लीड करने लग गया। तो ये जो औद्योगिक विकास है जो प्रशा के नेतृत्व में हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरे जर्मन के अंदर जो है एक आर्थिक आधार जो है वो दे रहा है। इसके साथ ही जो है वो नए वर्ग भी आ रहे हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग आ रहे हैं। अब पूंजीपति वर्ग जो है वो बड़ी तेजी से उभर रहा है यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ। अब जो जर्मन के इलाके हैं वहां पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन आ गया है। ये जो नया पूंजीपति वर्ग है ये संयुक्त जर्मनी का पक्षधर रहा। अब यानी कि
जो उदार राष्ट्रवादी हैं वो भी एकीकरण के समर्थक हैं, जो प्रशा है वो भी एकीकरण का समर्थक है, जो आर्थिक विकास है वो भी एकीकरण का समर्थक है, और पूंजीपति वर्ग भी जो है वो भी क्या है, एकीकरण का पक्षधर है। यानी कि जो एकीकरण का आंदोलन है उसको बल मिल रहा है। अब 1861 के अंदर जो फेडरिक विलियम चतुर्थ है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी स्थान पर जो है विलियम प्रथम को है शासक बनाया जाता है। अब ये जो विलियम प्रथम है ये इसके टारगेट क्लियर है, परिश्रमी भी है, ईमानदार भी है, और दृढ़ निश्चय भी है, महत्वाकांक्षी भी है ये। अब इसके पीछे प्रशा का आर्थिक विकास भी है। अब ये क्या चाह रहा है, जो परिवर्तन है, जो आर्थिक परिवर्तन है उसके बेस पे ये सेना का पुनर्गठन चाहता था। अब इसके लिए इसने क्या किया, जो वान रून है उसको युद्ध मंत्री बनाया, और वान मोल्टके को जो है उसने सेनापति नियुक्त किया। अब जो है उसने एक सेना के अंदर जो है पुनर्गठन और सुधार की योजना तैयार की, और उसने 39 नए रेजिमेंट और 9 घुड़सवार रेजिमेंट संगठित करने के आदेश दिए। मतलब जो प्रशा का आर्थिक विकास है अब वो प्रेशर बना रहा है राजनीतिक और विकास के लिए, परिवर्तन के लिए, सेना के अंदर सुधार के लिए। अब ये जो बात रखी गई इसकी वजह से क्या हुआ, उसका संसद से गतिरोध हो गया। क्यों? अब इस सारे काम के लिए धन की जरूरत थी, और प्रशा का जो नियमन सदन है उसको, उसे इसकी स्वीकृति आवश्यक थी, और इस सदन के अंदर किनका, उदारवादियों का बहुमत था। जो ये उदारवादी है ये वान रून को जो है प्रतिक्रियावादी समझते थे, और उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, और वान रून ने उनको संशोधनों को स्वीकार नहीं किया। अब विलियम प्रथम ने क्या किया, निम्न संद भंग कर दिया, और फिर चुनाव कराए। जब फिर चुनाव हुए फिर दोबारा से उदारवादियों का बहुमत आ गया। अब संसद से जो ये मतभेद थे ये कायम रहे। एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया कि सैनिक विकास, सैनिक सुधार करने हैं, सेना मजबूत करनी है, धन चाहिए, लेकिन धन कैसे मिलेगा, अगर उसको डाइट से स्वीकृति मिलेगी, उसके निम्न सदन से भी स्वीकृति मिलेगी। निम्न सदन उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। अब विलियम जो है के पास दो ऑप्शन थे कि वो क्या करे, या तो सुधारों की योजना को त्याग दे, लेकिन वो तो उसको चाह रहा है। और हुआ क्या इसके दौरान, जो वान रून था उसने त्याग पत्र दे दिया, और उसने ये कहा कि बिस्मार्क को चांसलर बनाया जाए। अब बिस्मार्क को चांसलर बनाए जाने की बात आती है। अब यहां से बिस्मार्क का उदय होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये यूरोप के इतिहास के अंदर, जर्मन के इतिहास के अंदर। 1890 तक ये जो है प्रभावशाली रहता है, और इस युग को जो है बिस्मार्क के युग से भी बोला जाता है। अब जो ऑटोवन बिस्मार्क है, इसका जो जन्म है एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, और यह प्रजातंत्र और उदारवादी आंदोलन का विरोधी था। यह पहली बात जो समझने की है कि जो बिस्मार्क है ये उदारवादी और प्रजातंत्र आंदोलन का विरोधी था, लेकिन वो जर्मन संघ बनाना चाहता था, एकीकरण का समर्थक था। 1847 को उसने राजनीति में प्रवेश किया, और सम्राट ने उसको जो संयुक्त प्रशा की डाइट थी उसका सदस्य बनाया। वो राष्ट्रीय असेंबली और संविधान सभा का सदस्य भी बना। 1851 के अंदर जो फ्रैंकफर्ट की सभा थी उसमें वो प्रशा का प्रतिनिधि रहा। अभी समय में वो जो है कूटनीतिक और राजनीतिक शिक्षा लेता रहा। अब उसके विचारों में दृढ़ता आई। अब जो है वो ऑस्ट्रिया के सहयोग से क्रांति का दमन करने का इच्छुक था, लेकिन उसको यह लगा कि जो प्रशा और ऑस्ट्रिया है उनमें सहयोग संभव नहीं है। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है अगली घटनाओं के लिए, कि ऑस्ट्रिया और प्रशा का सहयोग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन संघ पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, और बिस्मार्क को यह भी पता लग गया था कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनका झुकाव ऑस्ट्रिया की तरफ है, और ऑस्ट्रिया प्रशा को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहता था। अब वो चांसलर कहां का है? प्रशा का। अब वो प्रशा के नेतृत्व में ही एकीकरण करना चाहता है, तो इसलिए उसका पहला जो मुकाबला है किसके साथ है? ऑस्ट्रिया के साथ। अब प्रशा क्या चाहता है कि जो जर्मन संघ है उसका नेतृत्व जो है प्रशा के पास आए। अब बिस्मार्क जो है
वो 1859 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी में राजदूत बनाकर भेजा गया। इस दौरान उसने रूस के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। ये चीज अगले जो घटनाएं घटेंगी तब काम आएंगी। उसने जो प्रयास किया उसके अनुसार प्रशा और रूस की मैत्री जो है मजबूत बनी। 1862 मार्च के अंदर बिस्मार्क को फ्रांस का राजदूत बनाकर भेजा गया। उसे फ्रांस की राजनीति और नेपोलियन तृतीय और उसकी नीतियों को समझने का मौका मिला। यानी कि जो बिस्मार्क है वो अपने देश की जो राजनीति है उसको और जो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है वो उसको सीख रहा है, वो उसको जान रहा है। अब जो है उसको 1862 में सितंबर के महीने में बर्लिन बुला लिया गया और प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया। अब प्रशा का चांसलर क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि संसद के साथ गतिरोध था और संसद जो है वो बजट नहीं दे रही थी सैनिक पुनर्गठन के लिए, सेना को संगठित करने के लिए। अब बिस्मार्क को जो बुलाया गया तो उसने अपने उद्देश्य और योजना के बारे में स्पष्ट किया। उसने सम्राट को संबोधित किया और वो सम्राट के प्रति ही उत्तरदायित्व था, वो उसके प्रति जिम्मेदार था। मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यानी कि राजा के बीच में और जो संसद के बीच में संघर्ष था उसमें बिस्मार्क राजा के साथ। अब पहले उसने क्या किया, जो प्रतिनिधि सभा थी उससे उसने सुधारों को लागू करने का प्रयत्न किया। अब समझौता नहीं हुआ, इसीलिए तो बिस्मार्क को बुलाया गया था। प्रतिनिधि सभा बजट देने को तैयार नहीं है। अब उसने क्या किया, प्रतिनिधि सभा की अवहेलना कर दी और जो उच्च सदन था, डाइट का उच्च सदन जहां पर कुलीन थे, सामंत थे, उनसे बजट पास करवा लिया और जो सैनिक सुधारों के लिए जो धनराशि थी वो जुटा ली। अगले 4 वर्ष 1862 से लेकर 1866 तक वो सिर्फ उच्च सदन से ही बजट पास करवाता रहा और बजट पास करता रहा। यानी कि बिस्मार्क को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था उसने अपना वो काम किया, पूरा किया। उसने संसद की अवहेलना की और अपना जो उसका लक्ष्य था, क्योंकि जो ये लोकतंत्र और उदारवाद के खिलाफ है और जो संसद है वो लोकतंत्र के तरीके से चुनी गई है, तो वो अपने उद्देश्य और योजना में कामयाब होता है। जो बिस्मार्क है वो अवैधानिक कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो है राज्य की आवश्यकता को सर्वोपरि मानना। उसमें वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। अब बिस्मार्क अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो गया। अब उसका वर्चस्व जो संसद पर भी हो गया और राजा के ऊपर भी हो गया। उसने उदारवादी सिद्धांतों का विरोध किया था। अब उसने प्रशा का जो ध्यान है उदारवाद के स्थान पर शक्ति की तरफ लगा दिया। अब उदारवाद का जो एकीकरण का एजेंडा था वो एजेंडा उसने अपने पास ले लिया। अब उसने एक बात कहा कि जो हमारे समस्याएं हैं वो भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा पास नहीं, कामयाब नहीं होगी, उन समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। रक्त और लौह की नीति से ही उन समस्याओं का हल निकलेगा। उन्होंने कहा 1848 और 49 से हम यही भुगत रहे हैं। अब जो देश है उसका भविष्य कौन तय करेगा? उसका सेना तय करेगी, ना कि संसद। ये बिस्मार्क कर रहा है। रक्त व लौह नीति का मतलब था युद्ध, यानी प्रशा को पहले सामरिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना था। बिस्मार्क को पता था कि जो यूरोप के शक्तिशाली देश हैं वो जर्मनी के एकीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? इससे जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत था उसको चोट पहुंचती है। इसलिए वो पहले क्या कर रहा है, प्रशा को ही शक्तिशाली कर रहा है। और ये तो वियना का सम्मेलन भी कर रहा है कि प्रशा को शक्तिशाली प्रशा होना चाहिए। अब शक्तिशाली प्रशा होगा तभी शक्तिशाली संयुक्त जर्मनी की स्थापना की जा सकती है। ये प्रशा, ये बिस्मार्क का एक सीधा साधा जो है एक नियम है, वो इस योजना पर काम करता है। यानी वो युद्धों द्वारा एकीकरण को पूरा करना चाहता है। अब वो पहला कदम क्या कर रहा है? पहला उसका काम था कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकालना। अब ऑस्ट्रिया के नेतृत्व प्रभाव को समाप्त करके ही प्रशा को नेतृत्व प्राप्त हो सकता था। तभी संभव था
जब राज्य के सारे संसाधनों पर उसका अधिकार हो। ये राज्य के सारे संसाधनों पर अधिकार का क्या मतलब है? एक निरंकुशता या उसकी अपनी मर्जी हो पूरे राज्य के संसाधनों को प्रयोग करने से। ये राजतंत्र के मार्ग से संभव हो सकता था। अब उसने अपना केंद्र बिंदु बनाया कि राजतंत्र के आसपास ही जो है एकता स्थापित की जाएगी। उसी से ही जो है जर्मन की एकता को के सूत्र में पिरोया जाएगा। अब बिस्मार्क खुद को राजा का प्रतिनिधि मानता था। अब उसने जो प्रशा की सेना थी उसका पुनर्गठन करके उसको यूरोप की श्रेष्ठ सेना में बदल दिया और अपनी कूटनीतिक चालों से उसने ऑस्ट्रिया को कमजोर करने की कोशिश की। क्यों? वो प्रशा का विस्तार चाहता था। उसने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाया। क्रीमिया के युद्ध के बाद से ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ रूस का मनमुटाव था। बिस्मार्क ने रूस को अपने मिलाने का प्रयास किया। 1862 में जो है पोलैंड में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए प्रशा ने रूस का साथ दिया। ऑस्ट्रिया का रुख पोलैंड के लोगों के समर्थन में था, इसलिए रूस ऑस्ट्रिया से और नाराज हो गया। अब प्रशा ने फ्रांस के साथ जो है नेपोलियन तृतीय के साथ एक व्यापारिक संधि की और उसकी भी मित्रता प्राप्त कर ली। यानी कि उसने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कि आवश्यकता पड़ने पर ऑस्ट्रिया को कहीं से सहायता प्राप्त ना हो सके। ये विस्मार्क की मूल नीति थी कि जिससे उसको लड़ना है उसको पहले मित्र विहीन करता था। हम आगे भी इस चीज को देखेंगे। अब जो पहला चरण जो है शुरू होता है डेनमार्क के साथ युद्ध से और गैस्टाइन की संधि होती है। अब आप मानचित्र में देखें, ये जहां पे निशान लगा रहा हूं ये स्लेस्विग है और ये होल्स्टीन, ये डचीज हैं। डची का मतलब जर्मन भाषा के अंदर रियासत राज्य। अब ये डेनमार्क है, इसके ऊपर देखो यहाँ डेनमार्क लिखा है, ये डेनमार्क के शासन के अधीन थी। और लेकिन ये डचियां जो है डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं थी और ये इधर प्रशा और डेनमार्क के या जर्मन और डेनमार्क के बीच में स्थित थी। जो हॉलस्टाइन है ये जर्मन संघ की का सदस्य थी और यहाँ की जनता भी जो ज्यादातर है वो जर्मन थी। जो श्लेस्विग है यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन जर्मन थी, लेकिन यहाँ पे डेन्स लोग भी थे। अब डेनमार्क का जो शासक है वो इसको अपना हिस्सा बनाना चाहता था। डेनमार्क की जनता भी इसका समर्थन कर रही थी, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो जर्मन का या प्रशा का विरोध करती थी। अब जो प्रथम श्लेस्विग युद्ध जो है 1848 से 51 में हुआ था। यह जो युद्ध है डेनमार्क और जर्मन संघ में हुआ था। हुआ यह था कि जब 1848 की क्रांतियां हो रही हैं तो इन दोनों डचीज में श्लेस्विग और होल्स्टीन में लोगों ने जर्मन लोगों ने उदारवादी आंदोलन में विद्रोह कर दिया। अब इसको दबाने के लिए जो है डेनमार्क ने अपनी सेना भेजी। तो उस सेना का मुकाबला करने के लिए जर्मन संघ ने अपनी सेना भेजी। इस युद्ध के बाद 1852 के अंदर जो है लंदन के अंदर जो है एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम जो है लंदन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसमें यूरोप के सभी शासक जो है आए, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, प्रशा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया थे। और इन्होंने इस क्षेत्र पर डेनमार्क की सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन यह कहा कि इसका विलय नहीं किया जाएगा। और जो अगस्टनबर्ग था का जो ड्यूक था, ड्यूक का मतलब यहाँ पे शासक या राजा, उसने जो इन डचियों पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो ये बात है 1848 से 51 की, जो पहला श्लेस्विग युद्ध हुआ था और लंदन प्रोटोकॉल से जो है ये युद्ध खत्म हुआ था। अब जो है ये प्रश्न फिर से खड़ा हुआ 1863 के अंदर। हुआ ये था कि जो फेडरिक था डेनमार्क का शासक, उसकी 1863 में मृत्यु हो गई। अब जो उत्तराधिकार के नियम के अनुसार जो लंदन प्रोटोकॉल में तय किया गया था, क्रिश्चियन नवम को गद्दी पर बैठाया गया क्योंकि फेडरिक के कोई संतान नहीं थी। अब जो अगस्टनबर्ग था उसने लंदन संधि के विरुद्ध जो ये डचियां थी इनके ऊपर अपना अधिकार पेश कर दिया। अब जो क्रिश्चियन नवम है ये डचियों को अपने राज्य में मिलाना चाह रहा था, इसने नया संविधान लागू किया था। अब जो अगस्टनबर्ग है उसका जर्मन डाइट उसका समर्थन कर रही है और
जो संघीय सेना थी उसने हालस्टाइन पर अधिकार कर लिया। अब यहां पर जो है बिस्मार्क अपनी जो कूटनीतिक योग्यता है उसका परिचय देता है। अब जर्मन संघ जो है इन दोनों डचियों पर जो है एक अलग से राज्य बनाना चाहता था और फिर उसको संघ में शामिल करना चाहता था। बिस्मार्क चाहता था इनको अपने प्रशा में शामिल करना, कि ये प्रशा में शामिल हो जाए। तो वो क्या करता है, अकेला ही डेनमार्क पर हमला कर सकता था, परंतु उसने उसे ऑस्ट्रिया का डर था, इसलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को मिलाकर काम निकालना चाहा। अब ऑस्ट्रिया को मिलाकर वो क्यों करना चाह रहा है कि अगर वो ऑस्ट्रिया को बाहर रखेगा तो जो दूसरे देश हैं, यूरोप के जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो इसमें अपना दखल दे सकते थे। वो ऑस्ट्रिया को साथ लेकर इसमें आ रहे हैं। जनवरी 1864 को ऑस्ट्रिया और प्रशा में समझौता हुआ। यह तय हुआ कि दोनों डचियों की जो समस्या है वो जर्मन डाइट के बगैर निकालेंगे, यानी जर्मन संघ का जो है के बगैर ही वो इस समस्या को सोल्व करेंगे। और दोनों का भविष्य क्या होगा, इस पर कोई समझौता नहीं हुआ। अब प्रशा के साथ ये पहली की जो है ये पहली विजय थी प्रशा की। क्यों? क्योंकि वो समझौता तो कर रहा है लेकिन भविष्य की बात नहीं कर रहा है, भविष्य में क्या होगा। तो जो डेनमार्क का शासक है उसको अल्टीमेटम दिया जाता है, उसे ये कहा जाता है नए संविधान को रद्द करे। अब डेनमार्क उस अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं करता है। 1864 फरवरी के महीने में ऑस्ट्रिया और प्रशा की जो संयुक्त सेना है वो डेनमार्क पर आक्रमण करती है। डेनमार्क पराजित होता है। उसे वियना की संधि के अनुसार जो है, जो डेनमार्क है वो स्लेस्विग और हालस्टाइन के साथ साथ एक लावेनबर्ग की डची भी जो है वो ऑस्ट्रिया प्रशा के संयुक्त अधिकार में छोड़ देता है। यानी 3 डची जो है वो इनको प्राप्त होती है। अब इन डचीज का क्या किया जाए, 1865 ईस्वी में गैस्टाइन समझौता है ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। अब यहाँ की व्यवस्था कैसी हो, इनके ऊपर अधिकार किसका हो, ये सारा तय करना होता है। ऑस्ट्रिया चाहता था इसको अगस्टनबर्ग को देना, लेकिन बिस्मार्क इसको ऊपर कब्जा करना चाहता था। अब उसने क्या किया, यहां पे चाल चली। एक डची जो है उसने ऑस्ट्रिया को देने की बात की और एक आप रखने की कोशिश बात की। अब इसके अनुसार क्या था, जो तो लावेनबर्ग की डची थी वो तो प्रशा पैसे देकर लेगा, बेचे खरीदेगा। जो श्लेषविग की डची थी वो प्रशा को, और जो हालस्टाइन की डची थी वो ऑस्ट्रिया को सौंप दी गई। अब कील एक बंदरगाह है जो व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट थी बाल्टिक सागर में, उसके ऊपर दोनों का अधिकार माना गया, लेकिन वहां की किलेबंदी कौन करेगा, प्रशा करेगा। ये जो है बिस्मार्क की कूटनीतिक जीत थी। कैसे? डचियों का प्रश्न जो था पहला तो वो जर्मन संघ से छीन लिया। बिस्मार्क जर्मन संघ को खत्म करना चाहता था। अब जो ऑगस्टनबर्ग का ड्यूक है उसको भी अलग कर दिया। अब इससे जो है ऑस्ट्रिया के साथ भविष्य में युद्ध की संभावना भी पैदा हो गई। अब उसको ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है। हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया को हॉलस्टाइन दिया गया था। यहां पे अधिकतर जनता क्या थी, जर्मन थी, और उसकी सीमा भी प्रशा से मिलती थी, ऑस्ट्रिया से दूर थी ये। और इस समझौते के बाद बिस्मार्क ने कहा था, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई ऑस्ट्रियन होगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सके। बिस्मार्क खुद कहता है कि इस समझौते द्वारा हमने दरार को कागज से ढक दिया है। यानी कि यह जो समझौता था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की दिशा में एक कदम था। अब जो है इस के बाद, डेनमार्क को हराने के बाद और ये गैस्टाइन की संधि के बाद जो जर्मन एकीकरण का जो है पहला चरण पूरा होता है। ये जो है बिस्मार्क की विदेश नीति का व्यवहारिक स्वरूप था। अभी एक पीढ़ी पूर्व भी ऑस्ट्रिया यूरोप का नेता था और बिस्मार्क ने उनको क्या कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। और जो विलियम प्रथम है प्रशा का सम्राट, वो बिस्मार्क के बताए मार्ग पर कभी ना करके भी हाँ करके उसके बाद उसके ऊपर चल रहा था। द्वितीय चरण के अंदर ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध होता है और प्राग की संधि होती है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने संधि इस ढंग से की थी कि युद्ध होना ही होना था। अब उसने सैनिक के साथ साथ कूटनीतिक अभियान भी शुरू कर दिया। पहला काम क्या था उसका, ऑस्ट्रिया को मित्र के बगैर करना, मित्र विहीन करना। अब उसने यूरोप में प्रशा के लिए जो है वो अनुकूल हालात बनाना शुरू करता है।
अब क्या कर रहा है, रूस की तरफ से तो पहले से ही वो बेनिश्चित है, क्योंकि पोलैंड के युद्ध के अंदर जो है उसने रूस का साथ दिया था। ब्रिटेन जो है वो यूरोप के मामलों में दखल नहीं दे रहा था, वो अलगाव की नीति पर चल रहा था। उसको वो शानदार अलगाव की नीति बोलता है। उसे फ्रांस की तरफ से चिंता थी, इसलिए वो स्वयं नेपोलियन से उससे मिलने का निश्चय किया, और नेपोलियन ने बिस्मार्क को युद्ध की दशा में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसने सार्डिनिया पीडमांट से मित्रता की, काबुल से उसने संधि की, और सार्डिनिया को वेनिशिया दिलाने का आश्वासन देकर 1866 ईस्वी में गुप्त समझौता कर लिया। अब यह तय हुआ कि यदि प्रशा ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा, तो सार्डिनिया भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। अब अब इस कूटनीति में जो है वो ऑस्ट्रिया को मित्रविहीन कर दिया, और सार्डिनिया को उसने अपना सहयोगी बना लिया। अब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है आक्रमण का बहाना ढूंढने लगा। बिस्मार्क ने जो है प्रशा के सम्राट को भी समझा दिया कि अभी युद्ध जो है वो प्रशा के फेवर में है और उन्हें युद्ध करना चाहिए, और विलियम ने भी उसको सहमति दे दी। अब उधर जो हालस्टाइन की जनता है वो ऑस्ट्रिया के शासन से खुश नहीं थी, वो प्रशा के साथ खुश थी। और जो कील बंदरगाह थी वहां पर जो ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग था उसके पक्ष में आंदोलन चल रहा था। ऑस्ट्रिया उसको प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया पहले ही ऑगस्टनबर्ग के समर्थन में था। अब प्रशा जो है युद्ध का बहाना ढूंढ रहा था। अब उसने अल्टीमेटम दिया ऑस्ट्रिया को कि वो कील के आंदोलन को समाप्त कर दे। ऑस्ट्रिया ने कहा कि वे 1864 की संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अब उसने संधि को मानने से मना कर दिया। अब युद्ध किसकी ओर से माना जाएगा? ऑस्ट्रिया की ओर से, क्योंकि वो कहना संधि वो भंग कर रहा है। अब ऑस्ट्रिया ने स्लेस्विंग और हालस्टाइन के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए जर्मन की जो संघीय संसद थी उसका अधिवेशन आमंत्रित कर लिया। संसद ने यह निर्णय दिया कि जो डेनमार्क से छीने गए प्रदेश थे वो ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग को दिए जाए, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रिया का बहुमत है। अब बिस्मार्क ने हालस्टाइन में 6 जून को सेना भेज दी, और ऑस्ट्रिया की सेना बिना संघर्ष के ही क्या होगी, वापिस हो गई। ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ को अपनी सेना प्रशा के खिलाफ भेजने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि प्रशा जो है जर्मन संघ का सदस्य होते हुए संघ के सदस्य के खिलाफ सेना भेज रहा था। अब बिस्मार्क ने जर्मन संघ को भंग घोषित कर दिया। कई रियासतें जो है ऑस्ट्रिया के साथ थी, परंतु प्रशा की तैयारी योजना के अनुसार थी। प्रशा की सेना ने हैनोवर, केस, हेस्कासेल, रेसडेन पर अधिकार कर लिया। प्रशा की सेनाएं जो है को रोकने में जो ऑस्ट्रिया की सेना सफल रही। उधर सार्डिनिया ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। अब प्रशा की शक्ति के सामने जो ऑस्ट्रिया टिक नहीं सका, क्योंकि प्रशा के पास जो है उन्नत अधिकार थे। अब निर्णायक लड़ाई जो लड़ी गई 3 जुलाई 1866 सेडोवा के अंदर। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की हालत इतनी पतली हो गई कि विलियम प्रथम तो वियना पर अधिकार करना चाह रहा था। बिस्मार्क ने कहा युद्ध का निर्णय हो गया है, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाने होंगे। प्रशा ने ऑस्ट्रिया जैसी शक्ति को 7 सप्ताह में हरा दिया और युद्ध बंद कर दिया। नेपोलियन दोनों पक्षों में मध्यस्थता को तैयार था। दोनों देशों के बीच में जो है 1866 को प्राग की संधि हुई। अब इसमें क्या होगा, जो पुराना जर्मन संघ था उसको समाप्त कर दिया गया। हैनोवर, हेस कासेल, स्लेस्विंग, हॉलस्टाइन ये किसको दे दिए गए? प्रशा में शामिल मान लिए गए। जो प्रशा के नेतृत्व में मेन नदी के जो उत्तर का इलाका था वहां पे एक नया संघ बना, उत्तर जर्मनी परिसंघ बनाया गया। अब इसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया, और ऑस्ट्रिया को युद्ध हर्जाने के तौर पर 30 लाख पाउंड देने को कहा गया। अब प्रश्न यह है कि बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के प्रति इतना उदार क्यों था? उसने ऑस्ट्रिया को इतना सम्मान क्यों दिया? वो अगर ऑस्ट्रिया के साथ कठोर रवैया अपनाता तो दूसरी यूरोपीय शक्तियों को दखल का मौका मिल सकता था। इससे जो है बिस्मार्क के दुश्मनों की संख्या बढ़ जानी थी, और अभी उसको फ्रांस से युद्ध करना था। इसलिए वो ऑस्ट्रिया को हमेशा के लिए नाराज नहीं करना चाहता था। अब उसका ये आंकलन कितना सही था ये अगली घटनाओं में जो है वो सिद्ध होता है। अब जो युद्ध का जो परिणाम रहा वो ये रहा कि इस युद्ध के बाद यूरोप के इतिहास में नया अध्याय शुरू हुआ। अब प्रशा जो है महत्वपूर्ण हो गया, उसे कील की बंदरगाह भी मिल गई, सारा उत्तरी जर्मनी उसके प्रभाव में आ गया। अब जो बिस्मार्क है यूरोप का प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बन गया,
ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इटली का एकीकरण जो है वो आगे बढ़ा, उसको वेनिशिया प्राप्त हुआ। और यूरोप की राजनीति में फ्रांस का प्रभाव कम हो गया। बिस्मार्क का और प्रशा का प्रभाव जो है वो बढ़ गया। अब जो उत्तरी जर्मन संघ का है जो निर्माण हुआ, अब उसको मानचित्र में देखो, 21 राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया गया था। इसमें जर्मन के उत्तरी भागों का एकीकरण हो गया। जो दक्षिण के राज्य थे, बावेरिया, वुटमबर्ग, बादेन, हेस, अभी फ्रांस के प्रभाव में थे। और इस संघ में दो सदनीय संसद का गठन किया गया। और जो लोकसभा है उसको राइस्टेग, जो जर्मन भाषा में बोलते हैं, उसका चुनाव हुआ व्यस्क मताधिकार से। और जो दूसरी परिषद थी, बुदेसरात, उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि थे। अब जो प्रशा का शासक था उसको वंशानुगत अध्यक्ष मान लिया गया, वंशानुगत। और जो फ्रांस संघ का प्रथम चांसलर था उसको प्रशा का जो चांसलर विस्मार्क था उसको बनाया गया। और जो संघ के अंदर जो राज्य शामिल हुए उनके शासन को उसी प्रकार बनाए रखा गया जैसे वो पहले थे। तो ये जर्मन संघ जो है ये बिस्मार्क की या जर्मन के एकीकरण की जो दिशा थी उसके अंदर ये दूसरा चरण था। और अब तीसरा चरण, फ्रैंको पर्शियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी रूस, प्रशा और फ्रांस के अंदर युद्ध। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि बिस्मार्क को पहले से पता था कि प्रशा और फ्रांस का युद्ध होगा, इसलिए वो शुरू से ही फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी का मन बना चुका था। और उसने जो उत्तरी जर्मन संघ था उसको इस ढंग से उसका प्रशासन बनाया कि जो बिल्कुल प्रशा के अनुकूल था। अब उसने सेना बढ़ा ली, 10 लाख की शक्तिशाली सेना थी। और उत्तर जर्मन संघ जब बन गया था तो फ्रांस में बड़ा रोष था। और जो प्रशा की वजह से जो फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी उसको नुकसान पहुंचा था, क्योंकि जो शक्तिशाली प्रशा है अब वो यूरोप के अंदर जो है सुरक्षा के लिए खतरा भी था और वो आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा मजबूत था। अब नेपोलियन तृतीय जो है इस खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना चाहता था। यानी दोनों जो राष्ट्र हैं वो अपनी अपनी समस्याओं का हल जो है वो युद्ध में देख रहे थे। अब समस्याएं खड़ी होनी शुरू हुई, मिलनी शुरू हुई। लग्जमबर्ग का प्रश्न आया। लग्जमबर्ग जो है, आप मानचित्र में जहां पे सर्कल घूम रहा है, ये बीच में ये ब्लू वाला छोटा सा कंट्री आज के देश में, तो ये हालैंड के पास था। तो फ्रांस ने जो है हालैंड के शासक से जो है लग्जमबर्ग खरीदने के लिए बातचीत शुरू की और हॉलैंड का शासक तैयार भी हो गया। अब जर्मन के राष्ट्रवादी इसका विरोध करने लगे। कारण क्या था कि जो लग्जमबर्ग है वहां की जनता जर्मन थी। अब जर्मन के समाचार पत्रों में भी इसका विरोध हुआ। अब बिस्मार्क ने फ्रांस को सूचित किया कि वह लग्जमबर्ग के हस्तांतरण को स्वीकृति नहीं दे सकता। जो तो ढूंढ ही रहे हैं ये दोनों। और लेकिन अब होता क्या है कि जो हालैंड का शासक है वो लग्जमबर्ग देने से मना कर देता है। अब इसकी फ्रांस में प्रतिक्रिया होती है कि जर्मनी के कहने पर जो है हॉलैंड जो है वो कहना मान रहा है। इससे फ्रांस की जो प्रतिष्ठा उसको और कमजोर होती है। और लग्जमबर्ग की समस्या पर हल करने के लिए जो है यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन बुलाया जाता है 1877 के अंदर लंदन के अंदर। और लग्जमबर्ग को जो है तटस्थ राज्य मान लिया जाता है, हॉलैंड से भी ले लिया जाता है। यानी इससे नेपोलियन के प्रयासों को चोट पहुंचती है। दूसरी बात आती है स्पेन के अंदर गद्दी का प्रश्न पैदा होता है। होता यह है कि जो स्पेन की महारानी है इसाबेला द्वितीय, 1868 में उसके खिलाफ जनता विद्रोह कर देती है, उसे हटा देती है। अब स्पेन के शासन के लिए किसी उत्तराधिकारी की खोज शुरू होती है। 2 वर्ष चलती है ये। अब 1870 के अंदर जो है जो प्रशा का जो राजवंश है उससे संबंधित एक राजकुमार लियोपोल्ड, उसको जो है स्पेन का सम्राट बनाने का निश्चय होता है। अब जो शुरुआती जो वो तो आनाकानी करता है लियोपोल्ड, लेकिन 1870 जून के महीने उसको स्वीकार कर लेता है। इससे फ्रांस में बड़ी नाराजगी फैलती है, क्योंकि उसे यह बताया जाता है कि यह सारा काम बिस्मार्क कर रहा है। अब इससे प्रशा के प्रभाव में वृद्धि होनी थी और फ्रांस की सुरक्षा को जो है दूसरी तरफ से भी खतरा महसूस होना था। अब जो है फ्रांस द्वारा इसका विरोध प्रकट किया गया। फ्रांस ने जो अपना राजदूत है बेनेदिक्टी उसको भेजा। बेनेदिक्टी जो है एम्स नामक स्थान पर जो है सम्राट विलियम से मिला और सम्राट ने कहना मान लिया उसका।
और लियोपोल्ड को सिंहासन स्वीकार ना करने के लिए कहा। लियोपोल्ड ने ऐसा ही किया। अब नेपोलियन की प्रतिष्ठा देश से खत्म हो रही थी। वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। उसने वेनेदिती को अगला संदेश भेजा कि वह प्रशा के राजा से मांग करे कि भविष्य में भी लियोपोल्ड या प्रशा का राजवंश का कोई व्यक्ति स्पेन के उत्तराधिकार के लिए उम्मीदवार बनने की अनुमति नहीं देगा। अब परंतु अब सम्राट ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अब ये जो तार द्वारा संदेश भेजा गया था, अब जो इस बातचीत का जो सारा विवरण था विस्मार्क को तार द्वारा भेज दिया गया। अब जो विस्मार्क था उसने क्या किया, जो तार का जो संदेश था वो उसने अखबारों में प्रकाशित करवा दिया। अब इसका वही प्रभाव हुआ जिसकी विस्मार्क को उम्मीद थी। जो जर्मन के अखबार हैं वो फ्रांस के खिलाफ जो है युद्ध का वातावरण बना रहे हैं लोगों में। पूरा राष्ट्रवाद का जो है वहां पर प्रसार हुआ है। तो 14 जुलाई का दिन था, फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व, बास्टील के पतन का। उसके बाद से यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। फ्रांस में पहले से उत्तेजना थी, युद्ध के पक्ष में दबाव बना हुआ था। अगले दिन जो है फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब दोनों देश युद्ध का स्वागत कर रहे हैं। अखबारों द्वारा वातावरण पहले से तैयार है। फ्रांस ने युद्ध घोषित तो कर दिया, लेकिन उसके पास तैयारी तो थी नहीं उसकी। अब उसकी अपनी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ रहा था वो। अब फ्रांस की सेना के पास ना तो रसद है ना प्राप्त कपड़े हैं, और जबकि प्रजा तो पूरी तैयारी में। वो तो शुरू से ही बिस्मार्क का जो बुलाया गया था, उसको जो चांसलर बनाया गया था, वो सेना के लिए तो बनाया गया था। अब उसकी सेना जो है वो प्रशिक्षित है और वो दक्ष हो चुकी है लगातार। अब बिस्मार्क ने 1866 के बाद से ही जो दक्षिण के राजा थे उनको जो है जो जो प्रजा विरोधी थे और ऑस्ट्रिया के समर्थक थे, उनकी भावनाओं को बदलने की कोशिश की उसने। उसने वहां लोगों में यह प्रचार किया कि जो नेपोलियन है वो राइन प्रांत पर अपना अधिकार करना चाहता है। तो उसने उन लोगों को भी अपने साथ लगा लिया जो दक्षिणी जर्मन के क्षेत्र थे। अब बिस्मार्क के जो है फ्रांस के विरुद्ध प्रशा के राज्यों की सहायता प्राप्त हुई। अब जो दक्षिण के राज्य थे उनको लगा कि ऑस्ट्रिया और जो फ्रांस है वो स्वार्थी है और लोभी है। अब वो अपने आप को उत्तर के साथ जोड़ने की भावना समझने लगे। अब बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से इटली को पहले ही वेनेशिया दिलवा दिया था। अब उसने ये कहा कि जब फ्रांस के साथ युद्ध होगा तो तुम रोम पर अधिकार कर लेना, क्योंकि रोम पर जो है फ्रांस की सेनाएं 1849 से ही थी। अब मतलब यह था कि बिस्मार्क सैनिक और कूटनीतिक रूप से पहले तैयारी कर चुका था। अब जब युद्ध होता है तो जर्मन संघ की सेना जो है तीन ओर से फ्रांस पर आक्रमण करती है, और फ्रांस की सेना है वो अल्सास तक पहुंच जाती है। लेकिन जो निर्णायक युद्ध है वो सेडान में होता है 1 सितंबर 1870 को। इस युद्ध में जो प्रशा का सेनापति है वॉन मोल्टके, उसने फ्रांसीसी सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि नेपोलियन तृतीय को युद्ध में जो 83,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब ये सही अर्थों में जो है एक राष्ट्रीय युद्ध था जर्मन की तरफ से, क्योंकि जर्मन के सभी राज्य इसमें शामिल हो गए थे। अब फ्रांस की जनता ने उधर क्रांति कर दी, उसने द्वितीय साम्राज्य को खत्म कर दिया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। अब उसके बाद फ्रांस के अंदर लगातार गणतंत्र बना हुआ अब तक। अब जो नया गणतंत्र बना उसने युद्ध जारी रखने की घोषणा की, लेकिन जर्मन की सेनाएं जो आगे बढ़ती हुई पेरिस तक पहुंच गई। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के शासक विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्साई के महल में जर्मनी के सम्राट केसर विलियम का राज्याभिषेक। अब पेरिस के पतन के बाद 28 जनवरी 1871 को जो है युद्ध जो है वो खत्म हो गया। अब युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई को। अब फ्रांस को जो मेज, जो स्ट्रासबर्ग सहित और जो अल्सास और लोरेन के प्रदेश हैं, ये जर्मनी को देने पड़े। युद्ध हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की क्षतिपूर्ति फ्रांस ने जर्मनी को देनी थी, और जब तक यह क्षतिपूर्ति पूरी नहीं होनी थी जर्मन की सेना ने फ्रांस में ही रहना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था। इसके बड़े महत्वपूर्ण परिणाम रहे। एक तो यह हुआ कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, उधर इटली का एकीकरण पूरा हो गया। अब युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले जो बिस्मार्क
था, उसने दक्षिण के राज्यों को जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया था। अप्रैल 1871 को जर्मनी के अंदर नए संविधान की घोषणा हुई। अब जर्मन साम्राज्य इसका नाम रखा गया। इससे फ्रांस को काफी हानि हुई। हर्जाना देना पड़ा उसको, अल्सास और लोरेन के प्रदेश देने पड़े। हैदन जो है इतिहासकार, वो लिखता है 1871 ईस्वी के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप में रिसने वाला फोड़ा बन गया। यानी कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी और अल्सास और लोरेन के जो प्रदेश फ्रांस ने को देने पड़े थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारणों में शामिल होते हैं। फ्रांस जो है इस घोर अपमान को भूलकर जर्मनी को कभी क्षमा नहीं कर सकता था। हर्जाना भूल सकता था, लेकिन अल्सास और लोरेन के प्रदेश कैसे भूल जाता। युद्ध में फ्रांस के अंदर राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। वहां पे तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और यूरोप के अंदर शक्ति संतुलन भंग हो गया। अब रूस ने भी क्या देखा कि फ्रांस फंसा हुआ है, तो उसने पेरिस बिस्मार्क के समर्थन से पेरिस की संधि की धाराओं को तोड़ दिया और काला सागर में अपने जंगी जहाज उतार दिए। मतलब अब जो है दुनिया जो है, विश्व जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर बढ़ने लगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।